हेलो व्हाट्सअप गाइस। बिहार पुलिस वाली इस सेशन वाली क्लास में और जीके जीएस वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए हम क्वेश्चन को एकदम बुलेट की तरह तैयार किए हुए हैं और फटाफट एकदम आपके माइंड में जाएगी। तो वीडियो पे एकदम कंसंट्रेशन बना कर रखिए। लगातार एकदम बुलेट की तरह क्वेश्चन निकलेगी। प्राथमिक सोने के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो आप बताओ कि प्राथमिक सोने के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन हो सकती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका इज द करेक्ट उत्तर आपका जो है हो जाएगा। आप पूछिए कैसे? तो मैं आपको अरे रे रे रे, ये तो भाग गया यार। करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा प्राथमिक सोने के उत्पादन में भारत का अग्रणी जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटका। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको थोड़ी सी कि लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार की अगर हम बात करें, लौह अयस्क की सर्वाधिक की अगर बात करें तो पूरे देश में जितना भी लौह उत्पादन होता है उसका 40% भारत है, जो भारत में बिहार है जो अकेले उत्पादन करता है। तो प्राथमिक सोने के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य की अगर हम बात करें तो अग्रणी राज्य आपका कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्नाटका हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2030 तक कुल वैश्विक जनसंख्या कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो है वो 2000 रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2030 तक कुल वैश्विक जनसंख्या कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 9.7 लगाया गया है पूरे दुनिया में। 9.7 बिलियन जो है वो पूरी दुनिया में कब रहेगी? 1950 में रहेगी। और अगर हम 2030 की बात करें तो 7.9 हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली जनसंख्या की अगर हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पहला जनसंख्या दिवस जो मनाया गया था वो 1989 में मनाया गया था। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा 7.9 मिलियन हो जाएगा। अगली हमारी जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो हो जाएगा बृहस्पति। वैदिक देवता की अगर हम बात करें तो प्रमुख देवता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो प्रमुख देवता जो कहा जाता है वो इंद्र को कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैदिक देवता, तो प्रमुख देवता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो प्रमुख देवता जो कहा जाता है वो इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में जो सूत्र हैं, मतलब कुल वेदों का 250 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्र के लिए है। और अग्निदेव मतलब कि सेकंड देवता के लिए जो ऋग्वेद में जो सूक्तियां हैं वो 200 है अग्निदेव के लिए। और ऋग्वेद में टोटल अगर सूक्ति की बात करें तो वो कितना है? 1028 है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी? दिल्ली में, समरकंद में, फरगना में, काबुल में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी। कहाँ की थी? तो वो की थी काबुल में की थी। तो काबुल इज द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? काबुल इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्या आप इसके बाद इस आंसर लगाए थे? अगर आंसर लगाए थे तो आपका काबुल इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि दिल्ली में नहीं की थी और न ही समरकंद में की थी और न ही फरगना में की थी, बल्कि वो काबुल में की थी। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था
किसके किसके द्वारा किया गया था? तुलसीदास के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, या तो फिर सूरदास के द्वारा, या तो फिर किया गया था आलवार संतों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था वो तमिल क्षेत्र से किया गया था, दक्षिण भारत से किया गया था। जो किसके द्वारा किया गया था? एक तो था नयनार था और एक था अलवार था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो किया था वो किसने किया था? नैनानार और आल नैनार किया था और अलवार किया था। तो अलवार इज द आपका जो है वो करेक्ट उत्तर आपका जो है हो जाएगा। नैनार किया था और अलवार किया था, इसने किया था 63 और इसने किया था 12। उत्तर भारत में लाने वाला जो कौन था वो रामानंद था। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दारा सिकों को कहाँ दफनाया गया था? तो दारा सिकों को कहाँ दफनाया गया था? तो दारा सिकों आपका जो सब दफनाया गया था वो दिल्ली में दफनाया गया था। दिल्ली में दफनाया गया था दारा सिकों को। अगर हम दारा सिकों की दफनाने की बात करें तो दारा सिकों को दफनाया जो गया था वो दिल्ली में दफनाया गया था। लेकिन इसके बारे में बात करें तो दारा सिकों जो था ना वो शाहजहां का बड़का बेटा था जिसको औरंगजेब ने मार दिया था। जिन्होंने फारसी अनुवाद बहुत सारे किताबों को किया था, जैसे कि गीता को किया था, वामन उपनिषद को किया था। और अगर बात करें तो इसको शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है। दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है और इसको लघु अकबर भी कहा जाता है। तो ये सब बातों को आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या इसको कहते हैं एक बार इसको देख लेते हैं। इसको ये तो शाहजहाँ का सबसे पहले तो ये बड़का बेटा था शाहजहाँ का, और शाहजहाँ का 5 गो बेटा था, जिसमें से औरंगजेब जो था उन्होंने वो बहुत ज़्यादा राड़ हुआ करता था और उसने बड़ा भाई को मार दिया। उसके बाद ये जो दारा सिकों जो था काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत सारे उपनिषद और बाकी सारी चीज़ों को इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। उसमें से एक था भगवत गीता को और दूसरा वामन उपनिषद को इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। शाह बुलंद इकबाल इन्हें कहा जाता था दारा सिकों को, और लघु अकबर भी इन्हीं को कहा जाता था। तो बिल्कुल भी आप भूल नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि दारा सिकों कहा जाता था इसको। और आपका जो है कि फारसी में किया था, किसको किया था? एक तो भागवत गीता को किया था और दूसरा जो किया था वो किसे किया था? वामन उपनिषद को किया था। तो भूलने वाला तो कोई सवाल ही नहीं आता, और इसको लघु अकबर भी कहा जाता है और शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है। तो बिल्कुल भी औरंगजेब ने इसी को मर्डर कर दिया था, मार दिया था, और शाहजहां का ये बड़का बेटा था। अगला नंबर हमारे क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन था? मतलब कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस, मतलब कि प्रथम प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसके अगर हम गठन गठन की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की सभापति जो रहा था उनके बारे में हम मान लेते हैं कि अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की जो गठन हुआ था वो 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो कोलकाता में हुआ था। और पहले अध्यक्ष, मतलब कि अखिल भारतीय युवा समाजवादी पार्टी की जो पहले अध्यक्ष जो रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और 1928 की अगर हम बात करें तो 1928 में ही साइमन कमीशन आया था और नेहरू रिपोर्ट भी आया था। तो 1928 में बहुत सारे कांड हुए थे, जिसमें से एक तो था कि अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और उसके पहले अध्यक्ष जो रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन 1928 में ही आया था और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आया था। अब इसके बारे में क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? महात्मा गांधी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यस, अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी युवा कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। जिसके पहले अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और बात करें तो इस 1928 में ही आपका जो हुआ था वो साइमन कमीशन आया था। और अगर हम बात करें 1928 में तो नेहरू रिपोर्ट आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं।
अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि 19वीं शताब्दी के सभी समाज सुधारकों ने 19वीं शताब्दी के सभी समाज सुधारकों ने पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, पुरुषों एवं स्त्रियों में असमानता चाही, मूर्ति मूर्ति पूजा का विरोध किया, समाजवादी अत्याचार की निंदा की। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन, समाजवादी अत्याचार की किया की निंदा की। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन राजा राम मोहन राय ने दिया था। क्यों दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का प्रोत्साहन दिया और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। तो 19वीं शताब्दी के सभी समाजवादी सुधारकों ने क्या किया? समाजवादी अत्याचारों की निंदा की। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई जो हमारे जो पेशवाई करेंगे, पेशवाई को कब से? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो तीसरा आंग्ल जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1817 में हुआ। 1817 से 1818 में अंग्रेजों ने मराठों को बहुत बेजोड़ तरीकों से हराया था। तो 1817 से 1800 तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरो बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? तो आप इसको एक बार देखिए कि बोरोबदूर बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है। तो वो सुमात्रा में, जावा में, बोर्निया में, कंबोडिया में। सबसे बड़ा अगर मंदिर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अंगोर वाट का मंदिर है, और जो कि कंबोडिया में। और सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो बोरोबदूर में, कहाँ? बोरोबदूर स्थित है। तो कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है? बोरोबदूर में है। और जावा द्वीप पर स्थित जो इंडोनेशिया में स्थित है। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर तैयार किया गया। तो इसके बारे में हम, संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो संगमरमर की जो रासायनिक नाम है आपका क्या है? तो संगमरमर की रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो संगमरमर की रासायनिक नाम है CaCO3। क्या है? CaCO3 है। और इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपका जो कंकड़ है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अंडे का छिलक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मुर्गा जो होता है, मूंगा जो होता है वो ही होता है। तो इसका राइट उत्तर कौन हो जाएगा? कायनांतरिक सैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायनांतरिक सैल हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। कहता है कि ग्रहों के तो आपका ग्रहों के बारे में क्या कहता है? ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकीले होते हैं। एक चीज आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि पूरी तरह से इमारत ऐसा है जो कि संगमरमर से बना हुआ है, वो इत्माद उद दौला का मकबरा है। इत्माद उद दौला का मकबरा जो है वो आपका क्या है? पूरी तरह संगमरमर से बना हुआ है। अगला नंबर में आपका झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध पीसा की मीनार स्थित है। तो झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा की मीनार जो है वो कहाँ है? तो वो आपका इटली में है। अगर हम बात करें कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो आपका फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी की अगर हम बात करें तो आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इटली की राजधानी रोम है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए। तो सूची एक को सूची दो से मिलाने की बात करते हो तो इसका क्या हो जाएगा? आपका विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो लिया गया है वो लिया गया है विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया गया? जापान से लिया गया। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षा
करता है ये लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया है। तो आपका कौन हो जाएगा? सी इज द करेक्ट उत्तर आपका है जो हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है तब 22 जुलाई और 22 दिसंबर क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। क्या होती है? 21 सितंबर। इकनौगी को हिंद यही तो होगा 21 मार्च। 21 मार्च को जो होती है ना, थोड़ी सी इधर ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च को जो होता है बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को होता है वो शरद होता है। इक्कीस इक्कीस 21 मार्च को जो होता है वो इधर होता है विषुवत रेखा के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और इधर जो होता है वो साउथर्न होता है। ये आपका ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो इधर आपका जो है वो ईस्ट है और इधर आपका जो है वो वेस्ट है। और अगर जब जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है तब 21 जून को पड़ती है और बराबर होती, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर बराबर पड़ती है। और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा कुछ इस तरह से होती है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो आप कहोगे कि राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भावनगर। भावनगर कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। भावनगर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो वो है भावनगर में। आगे की बात करें हम तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में है ना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की अगर हम बात करें तो वो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तो वो है भोपाल में। कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु में। भारतीय वन भारतीय वन प्राणी संस्थान जो है वो देहरादून में है। और हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ अल्मोड़ा में तो ये नहीं है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना को संशोधित किया गया है? तो वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन किया गया। आज तक संविधान में संशोधन कितनी बार किया गया है? अभी तक टोटल जो संशोधन हुआ है वो 105 संशोधन हो चुका है। और प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 1942 में, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 3 शब्द को जोड़ा गया है। उसका जो ट्रिक है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान ही रखिएगा। आपस आपस से आ से अखंडता और प से पंथ निरपेक्ष और स से समाजवादी। ये 1 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना को संविधान संविधान की संशोधित किया गया था। तो वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन। अगला नंबर है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो महिलाओं के आरक्षण के लिए 1/3 है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें पंचायती राज में जो भी आरक्षण होता है वो किसके अंदर तहत होता है? तो वो 243 डी के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन नंबर आपका जो बी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की व्याख्या करने के लिए संविधान संविधान पीठ में कितने न्यूनतम न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो कितने होती है? तो कम से कम आपका हो जाएगा जो 5 हो जाएगा। 5 न्यायाधीश जो हो सकते हैं। संविधान पीठ में न्यूनतम जज कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो हुए हैं वो कितना हुआ है? तो 13 हुए हैं केशवानंद भारतीय केस के तहत। और जो संविधान पीठ जो होते हैं वो आर्टिकल 132 में लिखी गई। आज तक के सबसे बड़े संवैधानिक पीठ गठित हुए हैं 13 जजों के साथ, जो किसके तहत हुए हैं? केशवानंद भारतीय केस के मामले में हुआ है 1973 में। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में
प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मानित नहीं करता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने के लिए आप आज़ाद हैं। आचरण एवं प्रचार करने की सुविधा है। और जो अगर हम बात करें कि परसियो, परसियो है जो ये दूसरा है, लेकिन अगर बात करें तो ये तीनों जो था पहले हिंदू ही था। आगे हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? भेद भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध 17 में है यार। जीवन का अधिकार कितनी में? तो जीवन का अधिकार 21 में है। और अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताएं तो संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद तो वो एक 32 में आर्टिकल में है। तो थोड़ी सी आप इसको देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी बिहार पुलिस के लिए। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि ग्राफीन होता है, तो ग्राफीन जो होता है वो ग्राफीन किसी भी धातु की दुनिया की सबसे पतली धातु होती है। भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र है केरला में। कहाँ है? तो केरला में। अगला नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में है। पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाने वाला कौन है? तो वो पानी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुलाकात हुई किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बाकी अपना आप ख्याल रखिएगा। और इस बार लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। और छीन लेंगे बिहार पुलिस के सिलेक्शन, क्योंकि जवानी का कहानी इसी कहते हैं। इस बार सिलेक्शन आपकी लगभग पक्की है, क्योंकि आपका इस बार जो वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। लगभग 21,391 वैकेंसी है। तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।